तो एक बार मैं थोड़ा सा एक्सक्रीशन के चैप्टर्स के बारे में कुछ मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। देखो, जैसे आपने चैप्टर पूरा कर लिया ना, अभी मैं एक्सक्रीशन का ही पार्ट कुछ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ताकि थोड़ा सा देखूं आपने कहाँ तक उसको स्टडी किया हुआ चैप्टर का, है ना। ऐसे बताओ, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे एक पहले, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप जवाब देना, फिर मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा। हेनलीज लूप आर, तो ये क्वेश्चन में लिखा, देखो, हेनलीज लूप आर प्रेजेंट इन, और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, देखो, ओनली इन कॉर्टेक्स, only in medulla, in both cortex and medulla, and fourth, only in lower cortex. Second, third, ओके। तो देखो, ठीक है, चलो देखो, एक बार थोड़ा सा मैं इसको देखिए, ऐसे जैसे आपको पता है कि किडनी में जो आप कहते हो, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ पर ऐसा आप कहते हो, ये हमारा ऊपर का पार्ट ये कॉर्टेक्स होता है, नीचे का पार्ट मेडुला कहते हैं इसको, है ना। और आपको पता है कि जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, देखो, उस कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ये जो पार्ट होता है, उसका जो वुमेन्स कैप्सूल का पार्ट होता है, देखो, ये अपर कॉर्टेक्स में होता है, ये इसका पीसीटी का पार्ट है, और हेनलेज लूप इसका स्टार्ट ऊपर से हो जाएगा, देखो, छोटा सा इसका हेनलेज लूप होता है, देखो, और यही ऊपर चला जाता है। लेकिन जो आपका जस्टा मेडलरी नेफ्रॉन होता है, वो देखो, उसका एक वो भी स्टार्ट हो जाता है, कहां से बताओ, आपके कॉर्टेक्स से ही, बट वो डीप जाता है आपके मेडुला में। तो कहने का मतलब ये है कि जो हेनलेज लूप का जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपके कॉर्टेक्स में भी होता है और ये मेडुला में भी होता है, बट ये आप जानते हैं कि जो जस्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स होता है, उसके डीपर पार्ट तक ही चला जाता है, एंड दैट इन्वॉल्व्स इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो इसके अंदर का जो नेफ्रॉन का जो हेनलेज लूप का जो पार्ट होता है, वो जस्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स में ज्यादा बड़ा होता है, और वो डीपली पेनिट्रेट करता है, किसको बताओ, आपके मेडुला वाले पार्ट को, जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट ही अंदर की तरफ आता है, मतलब अपर मेडुला तक वो रह जाता है, डीप मेडुला में वो नहीं आता। समझ में आ गया बच्चे? तो इसका आंसर क्या बताओ? इसका आंसर है इन बोथ कॉर्टेक्स एंड मेडुला कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, ये तो आप, ये आसान सा ही क्वेश्चन था जो आपने बताया है, वेरी गुड, आपको पता होना चाहिए, आपको पता है। अच्छा, एक चीज बताओ, एक और, जैसे मान लो अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे, in the PCT, which of the following is not possible? ऑप्शन देखो, मैं दिख रहा हूं यहां पर, मैक्सिमम absorption of
वाटर, फिर देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया, नंबर 3 मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ H+, और देखो नंबर 4 लिखा हुआ है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ K+, and number 5 all of these can be possible in PCT. बताओ क्या होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ठीक है। अच्छा ये बताओ आप ये कहना चाह रहे हो, अच्छा बताओ सबसे हम बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं इसमें कि वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? ये जानते हैं कि वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपके पीसीटी में होता है, ये हमें आइडिया है और ये आपको पता होना चाहिए, है ना? ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया ये आपके पीसीटी में ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया भी पीसीटी में ही होता है। कितना? टोटल अमाउंट का 50%, है ना? इसके बाद मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ H+, यस ये भी पीसीटी में होता है। आपको पता है कि पोटेशियम एक ऐसा सॉल्यूट होता है जिसका हमारे बॉडी में पोटेशियम एक ऐसा सॉल्यूट होता है जिसका हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और सिक्रीशन भी होता है। पीसीटी में पोटेशियम का सिक्रीशन नहीं होता। एनसीईआरटी के डायग्राम में और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है, याद रखना बच्चों। ये आपको मैं बता दूं कि पोटेशियम का 100% रीअब्जॉर्प्शन पहले होता है आपके पीसीटी में, फिर भी वो यूरिन में अपीयर होता है। अच्छा बताओ जो चीज आपकी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो गया वो यूरिन में कैसे आएगा? वो यूरिन में तभी आएगा जब बाद में सिक्रीट होगा वो। तो पोटेशियम का सिक्रीशन होता है कहाँ बताओ? डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। पोटेशियम का सिक्रीशन आपकी पीसीटी में नहीं होता, याद रखना इसको। यस, पोटेशियम सिक्रीशन टेक्स प्लेस इन बताओ कहाँ, बताओ कहाँ कहाँ होता है ये? पोटेशियम सिक्रीशन होता है आपके डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। दैट्स राइट। तो ये भी सही है। देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन मैंने पहले कह दिया ये तो होता ही है, 100% होता है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या था बताओ? इसका आंसर था फिफ्थ। ऑल ऑफ दीज कैन बी पॉसिबल, ऑल ऑफ दीज कैन बी पॉसिबल इन योर पीसीटी। सब कुछ होता है देखो आपके पीसीटी में। समझ में आ गया बच्चे? यस। चलिए अच्छी चीज बता दो, अगर ऐसा लिखा होता कि इन द प्रेजेंस ऑफ ADH, ADH के प्रेजेंस में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा वाटर का? क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन ये था कि इन द प्रेजेंस ऑफ ADH मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ADH मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन। आंसर क्या होगा इसका? मैं देखो ऑप्शन दे रहा हूं, TCT, DCT, कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले। ओके ओके ओके, मतलब मास में बच्चे डीसीटी कह रहे हैं, कुछ बच्चे कलेक्टिंग डक्ट भी कह रहे हैं। हाँ
लेकिन इसका आंसर क्या बताओ? इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच स्टिल द आंसर इज पीसीटी। यस, जिस बच्चे ने पीसीटी कहा है वो सही कह रहे हैं। देखो, एडीएच रहे या ना रहे, एडीएच रहे या ना रहे, वाटर का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में ही होता है। और याद रखना कि पीसीटी के एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं बताओ? एक टर्म आपने शायद सुना होगा, देयर इज टर्म कॉल्ड ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं इसको। व्हाट इज दैट? कि देखो, हार्मोन रहे या ना रहे, हार्मोन रहे या ना रहे, आपके पीसीटी में मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये फैक्ट है। हाँ, अगर एडीएच का अमाउंट ऑप्टिमम होगा, अगर एडीएच का अमाउंट ऑप्टिमम होगा तो आपके डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। बट एडीएच रहे या ना रहे, ये एक फैक्ट है कि मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन पीसीटी। देखो, एक चीज याद रखना, ब्लाइंडली आप कह सकते हैं इसको, जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम सिक्रीशन एक्सेप्ट, देखो अगर पूछा जाएगा आपसे कि पोटेशियम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो भी सिक्रीशन वाले पार्ट में, अदरवाइज मैक्सिमम वर्ड जहां भी लगा हो उसका आंसर क्या बताओ? उसका आंसर पीसीटी ही होता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मैक्सिमम सिक्रीशन कहां पे होता है बताओ? मैक्सिमम सिक्रीशन कहां पे होता है बताओ? ऑप्शन यही चार दिया हुआ है, देखो ऑप्शन यही चार ऑप्शन दिया हुआ है कि मैक्सिमम सिक्रीशन कहां होता है। यस, द आंसर इज अगेन पीसीटी। मोर देन 90%, देखो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, मोर देन 90% ट्यूबुलर सिक्रीशन ये भी हमारे पीसीटी में ही होता है। देखो, सिक्रीशन का पार्ट पूरे नेफ्रॉन में चलता रहता है, थोड़े बहुत हर जगह होते हैं, बट मैक्सिमम सिक्रीशन की बात करेंगे तो ये भी हमारे पीसीटी में ही होता है। समझ में आ गया बच्चे? चलिए, तो ये सब एक फैक्ट है, इसको याद रखना। एक चीज और मुझे बता दो, देखो अच्छा बताओ, जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है? ये आप जानते हैं, ये आपका एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और यहां पर सपोज करो ये आपका क्या बताओ, ग्लोमेरुलस के, ठीक है? अब मान लो इस जगह पर, इस जगह पर, इस नेफ्रॉन के इस पार्ट में, यहां पर मान लो नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं इसको, यहां पर मान लिया जाए 5 मिलीग्राम ग्लूकोज है। 5 मिलीग्राम क्या बताओ यहां पर ग्लूकोज है। यहां पर मान लो 10 मिलीग्राम, यहां मान लो यूरिया है, ठीक है? यहां पर मान लो 5 मिलीग्राम इनुलिन है, और यहां मान लो 5 मिलीग्राम क्रिएटिनिन भी है। समझ में आ रहा है बच्चे? ये सब यहां लिखा है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जो जब ये यूरिन यहां से बहेगा कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट से, जब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट से बाहर आएगा
तो मैं अब देखो, मैं पूछ रहा हूं, अगर मैंने ग्लूकोज लिख दिया x, यूरिया को लिख दिया y, ये लिख दिया हमने z और ये लिख दिया हमने a, तो मुझे बताओ कि अगर ये 5 मिलीग्राम ग्लूकोज यहां से है, तो जब वो यूरिन से बाहर आएगा तो उसमें ग्लूकोज का अमाउंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए, ओके, चलो ठीक है। तो आपने कहा ग्लूकोज का अमाउंट जो होगा ये 0 होगा। चलिए, ये बात सही है। ओके, दैट्स फाइन। मुझे बताओ यूरिया का अमाउंट बताओ। कितना होगा यूरिया बताओ? 2 से 4 मिलीग्राम के बीच में। अच्छा बताओ, जैसे ये तो पता है आपको, चलो अब ठीक, अब ठीक है बच्चे, सबको दिख रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो देखो, यूरिया यहाँ कितना था बताओ? यहाँ था 10 मिलीग्राम यूरिया था यहाँ पर। पहले 10 मिलीग्राम यूरिया था यहाँ पर। अब ये जो अमाउंट है, अगर आप यूरिन से बात करेंगे तो ये लेस देन 5 मिलीग्राम आएगा। क्योंकि होता क्या, देखो आपको पता है कि 50% यूरिया आपके 50%, अच्छा बताओ, 50% यूरिया आपके पीसीटी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो पता है आपको? 50% यूरिया पैसिवली आपके पीसीटी में रीअब्सॉर्ब होता है, और कुछ यूरिया इन्वॉल्व कहां पे होता है बताओ? आपके काउंटर करंट मैकेनिज्म में। तो एग्जैक्टली 5 तो बाहर नहीं आएगा ना, कुछ तो यूरिया आपके बॉडी में रिटेन रह जाता है ना, एंड दैट हेल्प्स इन काउंटर करंट प्रोसेस। तो 50% आपने रीअब्सॉर्ब कर लिया, कुछ आपने यूरिया को इन्वॉल्व किया काउंटर करंट प्रोसेस में, तो जो यूरिया का अमाउंट अब बाहर आएगा उसका अमाउंट क्या होगा? लेस देन 5 मिलीग्राम होगा। ये समझ में आ गया बच्चे आपको? ठीक है। अब ये बताओ इसके बारे में, व्हाट अबाउट इनुलिन? इनुलिन क्या होता है? अब देखो, यही प्रॉब्लम है कि बायोमोलिक्यूल्स अगर आपने पहले पढ़ा होता, अगर बायोमोलिक्यूल्स आपने पहले पढ़ा होता तो ये आपको पता चल जाता कि ये एक फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। ये एक फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है जिसको बॉडी में डालकर हम किडनी का फिल्ट्रेशन रेट पता करते हैं कि किडनी प्रॉपर फिल्टर कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट पता करने के लिए ये हमारे बॉडी में यूज होता है। और याद रखना, इनुलिन ना हमारे बॉडी में रीअब्सॉर्ब होता है, ना हमारे बॉडी में ये सिक्रीट होता है। इनुलिन का ना बॉडी में रीअब्सॉर्प्शन है और ना ही इसका सिक्रीशन होता है। तो ये बताओ, ये कितना होगा अमाउंट ऑफ इनुलिन? बताओ कितना होगा? जितना है उतना ही बाहर आ जाएगा, जितना है उतना ही बाहर आ जाएगा, है ना? तो इसका अमाउंट जो होगा इनुलिन का, कितना होगा? ये 5 मिलीग्राम। अब देखो, अगर नहीं आए तो का मतलब क्या है? देखो, अगर आपकी बॉडी में इनुलिन दिया जाएगा तो बाहर आएगा, ये यूजुअली हमारे बॉडी में नहीं रहता है। अब एक आदमी के बॉडी में 5 मिलीग्राम दिया गया और वो 5 मिलीग्राम इनुलिन उसकी बॉडी में मान लो 10 घंटे में बाहर आ रहा है, और वही इनुलिन दूसरे आदमी में 20 घंटे में बाहर आ रहा है। तो ये क्या बताता है कि हमारा जो फिल्ट्रेशन रेट है किडनी का वो प्रॉपर नहीं है। किडनी का जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है ना, उसको पता करने के लिए बॉडी में इनुलिन दिया जाता है। हाउ इन व्हाट रेट आर किडनी फिल्ट्रेट आर ब्लड, उस चीज को पता करने के लिए ये एक तरह का क्लिनिकल मॉलिक्यूल होता है इनुलिन। इसको कहते हैं पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज कहा जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में बताओ। ये कितना होगा बच्चे? अरे वाह, किसी ने कहा कि मोर देन 5 होता है। मोर देन 5 मिलीग्राम एक बच्चा कह रहा है। कैसे? एक बच्चे ने कहा मोर देन 5 मिलीग्राम, किसने कहा?
बिंदल साहब ने, क्यों भाई? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो बच्चे, एक चीज याद रखना कि क्रिएटिनिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये फॉर्म होता है। मसल्स के प्रोटीन होते हैं, ये उससे बनता है ये। और ये बॉडी में रिएब्सॉर्ब नहीं होता और बाद में कुछ सिक्रीट भी हो जाता है। इनुलिन जो होता है, देखो सॉरी क्रिएटिनिन जो होता है, ये रिएब्सॉर्ब नहीं होता और बाद में सिक्रीट भी हो जाता है ये। तो जितना यहाँ पर आप देख रहे हो उससे कहीं ज्यादा अमाउंट यूरिन से क्या होगा, बाहर निकलेगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? जितने अमाउंट में ये आपके बॉडी से फिल्टर हुआ, रीअब्सॉर्ब नहीं होता है और रास्ते में कुछ सिक्रीट भी हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन क्या होगा बताओ? जितना फिल्टर हुआ है उससे क्या होगा, वो ज्यादा होगा। क्लियर? समझ में आ गया बच्चे ये चीज? अच्छा ये चीज मुझे बता दो, एक यहीं पे क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूँ। यस, इसका आंसर क्या होगा? मोर देन 5 मिलीग्राम कहते हैं इसको। ठीक है, अब मुझे एक चीज बता दो, आप जानते हैं कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, यहाँ पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं इसको, जो फिल्टर होकर नीचे आता है यहाँ से, है ना? इस फिल्ट्रेट का अगर मान लो कंसंट्रेशन अगर पूछा जाए आपसे, नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो होता है, देखो ये कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर कहते हैं। सबको पता है ये चीज? ठीक है। अच्छा मुझे बता दो कि ये तो पीसीटी का पार्ट है। इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं अगर आपसे कि इस पॉइंट पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बताओ। हाँ, ये बायोमोलिक्यूल्स में आएगा, बताऊंगा आपको यूरिन के बारे में। हाँ जी बच्चे बताइए क्या होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे जब फिल्ट्रेट आता है पीसीटी के एंड पे, तो उस पॉइंट पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना होगा? 1200 शायद, या 900। 300 भी बच्चे कह रहे हैं। श्रेया ने 300 कहा है और कई लोग 600 कह रहे हैं। हाँ जी बच्चे, 600 से 900 के बीच में। तो देखो याद रखना, यहां पर ये कंसंट्रेशन वापस कितना होता है, 300। अब बोलो क्यों? आइसोटोनिक होता है, याद रखना। जितना यहां पर होता है उतना यहां पर भी होता है। हाँ, अब क्वेश्चन पूछा ना क्यों आपने, तो आप बताइए क्यों। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन, अच्छा बताओ, आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन के बारे में, आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। तो अगर आपने अपने सॉल्यूशन से वाटर भी बाहर निकाल लिया, सॉल्यूट भी बाहर निकाल लिया, तो कंसंट्रेशन चेंज थोड़ी होगा। पीसीटी के अंदर से काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर बाहर आता है और काफी ज्यादा अमाउंट में सॉलिड भी बाहर आता है। तो कंसंट्रेशन कितना होगा बताओ? ये आइसोटोनिक होता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कैसे कैसे वेरी करता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन। तो यहां कितना होगा, 300। क्लियर? अब आप ये बताओ कि इस पॉइंट पे हेनलेज लूप के बिल्कुल एंड पॉइंट पे, हेनलेज लूप के बिल्कुल एंड पॉइंट पे यू जो लूप होता है, यस, यहां पर ये कितना होगा, 1200। यस, यहां ये 1200 होता है। और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि आपके डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्सॉर्ब होता है और सॉल्यूट रीअब्सॉर्ब नहीं होता। ये सबको पता है यहाँ पर, है ना? चलिए ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं आप, तो इस पॉइंट पे डीसी, आज क्लास बजे ओवर होगी। टाइमिंग बेटा वही है, अभी 4:15 देखते हैं। थोड़ा थोड़ा आपकी कोई नेक्स्ट क्लास भी है क्या आज? कितने बजे क्लास है आपकी? अच्छा 4:45 से है। तो चलिए मैं 4:20 4:30 तक क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, यहाँ देखो। अच्छा बताओ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट बताओ पीसीटी में क्या होगा, डीसीटी में, सॉरी, ये आपका डीसीटी है
डीसीटी में क्या होगा बताओ, कंसंट्रेशन कितना होगा? हाँ, तो याद रखिएगा कि आपके डीसीटी में नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन ये कभी हाइपरटोनिक नहीं होता, ये 300 से कम होगा या 300 होगा, नॉट मोर देन 300, याद रखिएगा इसको, नॉट मोर देन 300, है ना। और आप जानते हैं कि ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट में जो कंसंट्रेशन होता है देखो इस पॉइंट पे, लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, यहां ये कंसंट्रेशन कितना होता है बताओ, 1200 मिली ऑस्मोलेरिटी पर लीटर कहा जाता है इसको। और आप जानते हैं यही यूरिन का भी कंसंट्रेशन होता है, यही यूरिन का क्या है बताओ, कंसंट्रेशन भी होता है। और आपके बुक में वैसे तो देखो एनसीईआरटी में हर जगह यूरिन वर्ड यूज कर लेते हैं, बट याद रखिएगा फाइनली द वर्ड यूरिन स्टार्ट्स फ्रॉम the word urine starts from the lower part of collecting duct, उसके पहले वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि यूरिन वर्ड स्टार्ट कहां से होता है, यूरिन बनता कहां है फाइनली। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन है ये फाइनली कंप्लीट कहां होता है बताओ, एट द लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं इसको, हर जगह यूरिन नहीं होता। और एक बार जो यूरिन यहाँ पे आ जाता है देखो, इस पॉइंट में आने के बाद यूरिन के कंपोजिशन में फर्दर कोई चेंज नहीं आता, जो बन गया वो बन गया। हाँ, तो डीसीटी में देखो क्या मैं क्या कर रहा हूं, डीसीटी में क्या होता है बताओ, डीसीटी में हाइपो होगा या आइसोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूं कि डीसीटी में 300 और लेस देन 300 होता है, बट इट कैन नेवर बी हाइपरटोनिक। याद रखिएगा डीसीटी में कभी भी हाइपरटोनिक टर्म्स यूज नहीं करते, डीसीटी में या तो आइसो होगा या उससे कम होता है तो हाइपो कहता है, बट इट कैन नेवर एक्सीड देन 300 मिली ऑस्मोलेरिटी पर लीटर। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किस जगह पे किस तरह का प्रोसेस होता है वो बताइए। ठीक है, ये कुछ ना बता दो मुझे। देखिए क्वेश्चन यहां पर ये है, in which part of nephron only in which part of nephron only passive activity takes place। ऑप्शन देखो, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब हेनलेज ग्रुप का, असेंडिंग लिम्ब डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। एक ऑप्शन आप एक और लिख लो यहां पे, मोर देन वन। क्वेश्चन क्या बताओ, क्वेश्चन ये है कि इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ओनली पैसिव एक्टिविटी टेक्स प्लेस, केवल पैसिवली होता है, वहां कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं होता। मोर देन वन, क्या क्या बताओ, आंसर बताओ, मोर देन वन में क्या क्या आएगा? मोर देन वन में क्या क्या आएगा बच्चे? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी एंड होगा ना, और क्यों लिख रहे हो? सीटी एंड डीसीटी। अच्छा बताओ, एक चीज तो पता है आपको कि सिक्रीशन हमेशा 100% एक्टिवली होता है, सिक्रीशन जो होता है वो 100% एक्टिवली होता है। और आपको पता है कि सिक्रीशन आपके टीसीटी में भी होता है, सिक्रीशन आपके डीसीटी में भी होता है, सिक्रीशन आपके कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है,
सिक्रीशन 100% एक्टिवली होता है, तो पता है आपको? यस, बिल्कुल सही कहा किसी ने। इसका आंसर क्या बताओ? केवल सेकंड आएगा, डिसेंडिंग लिम्ब। क्योंकि पता है कि डिसेंडिंग लिम्ब में क्या है बताओ? ऑस्मोसिस होता है, वाटर का यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है ना? तो आपको पता है डिसेंडिंग लिम्ब में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और ऑस्मोसिस हमेशा एक पैसिव मैकेनिज्म है। असेंडिंग लिम्ब में बताओ यहाँ पर क्या होता है? अगर आप असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं तो असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली भी होता है, एक्टिवली भी होता है, ये पता है ना? हाँ, असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो एक्टिवली भी होता है, पैसिवली भी होता है। लोअर पार्ट में पैसिवली होता है और अपर पार्ट में एक्टिवली होता है। क्लियर? और डीसीटी में सिक्रीशन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रीशन होता है, तो वो तो एक्टिवली होगा। तो केवल पैसिव कहां होता है बताओ? केवल पैसिव कहां होता है बताओ? ओनली द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। किसने सही आंसर दिया था? ये किस बच्चे ने सही आंसर दिया था बताओ? मी, रिया गुप्ता। चलो ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। और आप देखो जो नीट का एग्जाम हुआ था इस बार, तो बड़े आसान आसान से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से पता होनी चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट में फेल होंगे तो शायद आपको फिर दिक्कत होगा। तो जो भी, और देखो फिजियोलॉजी के क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे गए थे। अगर आप इफ यू कंपेयर चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर का क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था, कितना आसान था, तो एक चीज बता दूं मैं आपको कि इस चैप्टर का फिजियोलॉजी वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे पूछे गए थे, थोड़े ढंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी तो सब ऐसे ही था कि राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है। आम क्या होता है, तो आम एक फल होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके नीट के लिए। बट फिजियोलॉजी में क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे। तो ये जो चैप्टर है फिजियोलॉजी का, इसको थोड़ा सा आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझो। और मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा, आप यूट्यूब के थ्रू हर चैप्टर्स के 20, 25, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3 करके लिखा हुआ है उसमें। हर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, सुनना, उसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है उसका, तो आपका एक पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा जो भी आपका पूरा फिजियोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, चलिए अच्छी चीज मुझे बता दो, एक और क्वेश्चन बता दो यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया अगर कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में हाँ, मैं लिंक आपके ग्रुप में डाल दूंगा, मैं लिंक आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहां देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अच्छी क्वेश्चन में बता दो। इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन लिख लो पहले, लिखिए। इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, इन काउंटर करंट मैकेनिज्म which part of nephron is not associated, काउंटर करंट प्रोसेस में नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता? अच्छा चलो, पहले आंसर दे दिया, तो मैं आंसर ऑप्शन दे रहा हूं आपसे, देखिए। ईसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, मेडलरी फ्लूइड, एक ऑप्शन दिया गया है मोर देन वन। अच्छा, पीसीटी भी है, डीसीटी भी है, कलेक्टिंग डक्ट भी है। पीसीटी ओनली, मोर देन वन, मोर देन वन में क्या क्या होगा बताओ? हाँ ठीक है, यस देखो, इसका आंसर इसमें दोनों है, पीसीटी भी है और डीसीटी भी होगा।
एक चीज याद रखना, ये याद रखिएगा कि वो पार्ट जो पूरी तरह से आपके कॉर्टेक्स में होता है, याद रखना पीसीटी और डीसीटी का पूरा पार्ट आपके कॉर्टेक्स में होता है, चाहे कोई भी नेफ्रॉन हो, हर नेफ्रॉन का पीसीटी और डीसीटी आपके कॉर्टेक्स में होता है। और कॉर्टिकल पार्ट कभी भी काउंटर करंट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता। पीसीटी और डीसीटी का पार्ट कभी भी काउंटर करंट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, ठीक है। और ये चीज बता दो मुझे कि काउंटर करंट प्रोसेस जो होता है ये इसका अगर पूछा जाए कि काउंटर करंट प्रोसेस जो होता है ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कहां से, किस पार्ट से? काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? डीसीटी। देखिए यहां पर देखो, एक चीज याद रखना, थोड़ा सा मैं इसको, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज भी है तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं। देखो यहां पर इसके बारे में देखो, ये देखो, जैसे मान लो ये हमारा, ये आपका मान लो ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का ये इसका लिम्ब है, ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब होता है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब होता है। किस रेस्पेक्ट में बताओ? या ऐसे देख लीजिए आप, अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि इसको आप असेंडिंग लिम्ब कह रहे हो, चलो इसी को असेंडिंग कर देते हैं, असेंडिंग लिम्ब, और इसको हमने कहा डिसेंडिंग लिम्ब। आप जानते हो कि इसके पैरेलल ये एक ब्लड वेसल होता है, ये एक ब्लड वेसल होता है, इसके पैरेलल होता है और इसका नाम वासा रेक्टा है ना? ठीक है। और ये भी पता है आपको कि वासा रेक्टा का ये जो लिम्ब होता है, देखो ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब होता है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब होता है। तभी तो कहते हैं काउंटर करंट, कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि अपोजिट फ्लो कहते हैं। दो डिफरेंट तरह का फ्लो है और ये दो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसी को काउंटर करंट फ्लो कहा जाता है। उल्टा होता है, यस। आप जानते हैं कि इसमें फ्लो करता है ब्लड, इसमें फ्लो करता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट, है ना? और ये भी पता है आपको कि यहां से सॉल्ट जो इसका असेंडिंग लिम्ब है, इसके अपर पार्ट से, इसके थिक पार्ट से सॉल्ट एक्टिवली इसके वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में आता है ना? और यहां से वाटर बाहर आता है, देखो मेटरी फ्लूइड में वाटर आता है, देखो यहां से। और अपोजिट पार्ट में क्या होता है बताओ? जो सॉल्ट यहां से इसमें इन हुआ था वो सॉल्ट यहां से बाहर निकल गया, सॉल्ट बाहर आ गया और वाटर वापस चला गया किसे बताओ? आपके ब्लड वेसल में। और ये कहां चला गया? आपके असेंडिंग लिम्ब में, टुवर्ड्स कॉर्टेक्स। और आप जानते हैं कि इसके नजदीक जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, यहां से यूरिया वगैरह बाहर आता है। तो सॉल्ट और यूरिया जो आपके मेडुलरी फ्लूइड में एक्यूमुलेट कर जाता है, उसकी वजह से आपके इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाटर निकालते हैं कहां से? कलेक्टिंग डक्ट से। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग काउंटर करंट मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ हायर interstitial medullary fluid concentration, water reabsorption occurs more frequently from collecting duct। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। समझ में आ गया बच्चे? तो आप जानते हैं कि अच्छा बताओ, वासा रेक्टा को कहते हैं एक्सचेंज वेसल कहते हैं। वासा रेक्टा को क्या बोलते हैं बताओ? एक्सचेंज वेसल कहा जाता है। वासा रेक्टा एक्सचेंज सॉल्ट एंड वाटर। असेंडिंग लिम्ब से क्या जाता है बताओ? असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट अंदर जाता है, वाटर बाहर आता है इससे। और देखो इसके इसके इस असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट बाहर आता है और वाटर अंदर जाता है इसके अंदर। तो सॉल्ट और वाटर का एक अपोजिट मूवमेंट होता है इसमें, काउंटर करंट मैकेनिज्म में। और ये हेल्प करता है आपको अपने बॉडी में वाटर के रिटेंशन में। ठीक है बच्चों? तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में है। और काउंटर करंट मैकेनिज्म में केवल जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें,
कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज मैं और पूछ लेता हूं आपसे। अच्छी बताओ, जैसे आप जानते हो कि एक क्वेश्चन लिख लो, ऑड वन आउट, ठीक है, ऑड वन आउट related to blood pressure control। ऑप्शन लिखे, ADH, रेनिन, एंजियोटेंसिन, और एक लिखा हमने ANF, ANF। ओके, ठीक है, सबका आंसर ADH इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन कहते हैं इसको। एंड आंसर इज यस, आप सही आंसर दे रहे हैं बच्चों। इसका आंसर क्या बताओ? ANF आता है, ठीक है, आंसर इज ANF। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ADH की वजह से वाटर रिटेंशन होता है। देखो, बॉडी में वाटर बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है आपका, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, है ना। आपने रैश पढ़ा होगा, रैश सिस्टम, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजेन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं इसको। ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। लेकिन ये जो ANF होता है, ये आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को क्या होता है बताओ? ये डिक्रीज करता है। एंड दैट्स व्हाई आंसर इज ANF। ठीक है, अच्छा बताओ, ये जो आपने पढ़ा है JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus is located near, या JGA contains cells of, ऑप्शन देखो दिया गया है, efferent arteriole plus efferent arteriole, नंबर 2 efferent arteriole plus DCT, efferent arteriole plus collecting duct, efferent arteriole plus DCT। Juxtaglomerular apparatus contains cells of, ऑप्शन देखो ये है JGA contains cells of efferent arteriole plus efferent arteriole, क्या होगा बताओ? only efferent arteriole, A1। किसी ने अच्छा 4 किसने कहा? 1 4, रिया 4 कह रही है, ओके, D। तो बेटा आपके NCERT में ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखेंगे अगर NCERT का लैंग्वेज पढ़ेंगे आप, तो NCERT में लिखा गया देखो इस तरह से कि अगर ये मान लो आपका एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ऐसे, और ये हमारा मान लो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये PCT का पार्ट नहीं, ये आपका ल्यूकोफेनले है, और ये आपका DCT है मान लो अगर ऐसे, तो आप जानते हैं कि एक ब्लड वेसल देखो ऐसे आता है, और देखो ऐसे ये फिर इफरेंट आर्टरियोल में चला जाता है, देखो ऐसे, ये आपका
यहाँ पे ग्लोमेरुलस का पार्ट बनता है, देखो बहुत सारा होता है। और आप जानते हैं कि ये जो जंक्शन होता है इस पॉइंट पर, ये जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन को ही क्या बोलते हैं बताओ? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। और ये क्या है बताओ? इसे कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। याद रखना, ब्लड इधर से आ रहा है और यहां से एग्जिट कर रहा है। तो एट द जंक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल एंड डीसीटी, आपने नाम सुना होगा, दिस टर्म कॉल्ड मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा, एंड वन इज कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। इनके ही कॉम्बिनेशन को क्या बोलता है बताओ? जेजीए कहा जाता है। हाँ, और बीच में देखो यहां पर एक और सपोर्टिंग सेल्स होता है, देखो यहां पर ऐसे, देखो एक तो ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है, देखो ऐसे, और बीच में ये सपोर्टिंग सेल्स, उसको लेसी सेल्स कहते हैं, तो राइट। हाँ जी, मिजेंजियल सेल्स भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसका आंसर क्या बताओ? तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे? इसका आंसर हो गया डी, एफरेंट आर्टरियोल प्लस डीसीटी। और ये भी आपके एनसीईआरटी में ये चीजें लिखी गई हैं। ये किसका मतलब, क्या कोई भी नेफ्रॉन हो, किसी भी नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर जहां पर ये मिलता है, क्वेश्चन ये था कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कंटेन्स सेल्स ऑफ, इसमें किसके किसके सेल्स होते हैं, यही क्वेश्चन था। और इसका आंसर हो गया फोर्थ, सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल, जिसका नाम ये देखो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल एंड मैकुला डेंसा ऑफ, क्या बताओ? मैकुला डेंसा ऑफ डीसीटी। चलिए, अच्छा बताओ, इसमें इस चैप्टर में और कहीं कुछ आपको थोड़ा सा भी, जैसे कुछ चीजें होती कई बार की लगता है कि ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा फिर से इसको देखना है, या फिर ये चैप्टर अगर क्लियर है तो मैं आपको फिर अगली क्लास में जैसा आप बताएं। हीमोडायलिसिस, ये अभी पढ़ा नहीं आप हीमोडायलिसिस? हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि नया चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करूं, एनिमल किंगडम स्टार्ट करूं, या फिर मूवमेंट लोकोमोशन का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करूं? ओके, कुछ बच्चे एनिमल किंगडम भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे लोकोमोशन भी कह रहे हैं, कुछ बच्चे बायोमोलिक्यूल्स भी कह रहे हैं, और कुछ बच्चे मूवमेंट लोकोमोशन भी कह रहे हैं। आप देख लो। ओके, मैं देख लेता हूँ। चलिए, तो देखो क्योंकि किंगडम भी आपको पढ़ना है और वो चैप्टर भी आप नहीं छोड़ सकते, इस बार भी आपके 3-4 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल प्लीज। ओके, बायोमोलिक्यूल्स प्लीज। तो चलो ठीक है, पढ़ना तो सब कुछ है, यस यू राइट, पढ़ना तो सब कुछ ही है, और एनिमल किंगडम भी प्लीज हो गया। चलिए, एक बार मैं जितेंद्र सर से डिस्कस करके जो भी होगा डिसीजन मैं आपको अगले क्लास में वो वहां से स्टार्ट कर लेंगे इसको। हाँ, उसके पहले आप ये जरूर कीजिएगा, कि YouTube पे जो वीडियोस हैं, जैसे एक्सट्रीशन का चैप्टर अभी आपने कंप्लीट किया है, ठीक है ना, तो एक्सट्रीशन के भी 30-40 क्वेश्चन उसमें YouTube पे हैं, उसको आप देख लेना, हो सके तो उस क्वेश्चन को आप लिख लेना नोटबुक में, आंसर मत सुनना, पहले आंसर खुद कर लेना उसमें, और उसके बाद आप फिर आंसर देखना उसका, तो ये समझ में आएगा कि आपको कितना बढ़िया आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। लिंक मैं आपको एक बार लिंक भेज देता हूं, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया बच्चे? एक मैं भेज देता हूं आपको आपके ग्रुप में, उसे आप सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको सबको सारा जितने सारे वीडियोस हैं बहुत सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसने किया होगा उनको तो मिल ही गया होगा। ठीक है बच्चे, ओके, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, जस्ट मैं थोड़ा सा आपसे
आते आते पढ़ाना ठीक नहीं होता है, तो थोड़ा सा मैंने आपसे जैसे आपका इंट्रोडक्शन ही हुआ है आज, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में आप। ओके, थैंक यू, बाय बाय।